आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्र राज्यों का उदय। मुगलों के पतन के साथ ही भारत में कुछ स्वतंत्र राज्य स्थापित होना शुरू हो गए थे, जिनमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, जाट राज्य, सिख राज्य, मैसूर और मराठा साम्राज्य थे। इनमें बंगाल, अवध और हैदराबाद मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र शासक घोषित हुए थे। इनमें बंगाल इस रीजन में था, अवध राज्य इस रीजन में फैला हुआ था, इस रीजन में मराठा थे और इस रीजन में हैदराबाद था। यहाँ पर जाट साम्राज्य था, यहाँ पर सिख साम्राज्य था। स्वतंत्र राज्यों का उदय, इसमें सबसे पहले हम बंगाल पढ़ते हैं। बंगाल के ये प्रमुख नवाब थे मुर्शीद कुली खान, जिसने 14 साल तक शासन करा था। अलीवर्दी खान ये सबसे महानतम नवाब था, इसने 16 साल तक शासन करा था। सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र और नज़्म-उद-दौला। बंगाल राज्य की राजधानी ढाका हुआ करती थी और बंगाल का फर्स्ट नवाब मुर्शीद कुली खान था 1713 से 27 तक। मुर्शीद कुली खान ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद यानी मकसूदाबाद स्थानांतरित किया था। मुर्शीद ने ही मुर्शिदाबाद बसाया था। उसके बाद सुजाउद्दीन 1727 से 39 तक। 1733 में सुजाउद्दीन ने बिहार पर अधिकार किया और अली वर्दी खान को बिहार का सूबेदार बनाया। फिर सरफराज खान 1739 से 40 तक 1 साल ही शासन किया था। 1740 में घेरिया के युद्ध में बिहार के सूबेदार अली वर्दी खान ने सरफराज खान को हराकर मार दिया और फिर अली वर्दी खान अगला नवाब बन गया, जिसने 16 साल तक शासन करा था 1740 से 56 तक। अली वर्दी खान बंगाल का महानतम नवाब हुआ था। ये अंग्रेज़ों के मंसूबे को पहचानने में कामयाब हो पाया था। इसने बर्दवान की लड़ाई में मराठों को भी हराया था। वर्दी खान से बर्दवान, हिंट, वर्दी खान बर्दवान। उसके बाद सिराजुद्दौला अगला नवाब बना 1756 से 57, 1 साल तक ही ये नवाब रहा था। 1756 में सिराजुद्दौला ने बंगाल के कासिम बाजार और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर कर दिया। 1756 में ही 20 जून को एक महत्वपूर्ण घटना घटी, काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी। सिराजुद्दौला के सैनिकों ने 146 अंग्रेज़ों को पकड़कर कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स किले की काल कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन 123 व्यक्ति उनमें से मृत पाए गए, जिसमें और केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। उनमें से एक थे विलियम हॉलवेल, जो बाद में बंगाल के गवर्नर भी बने थे। इन विलियम हॉलवेल में पूरी घटना को एक बुक में लिखा था। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया था और 1757 ईस्वी में अगले साल अलीनगर की संधि हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसमें कंपनी को कलकत्ता की किलेबंदी करने का और अपने सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान कर दी गई। फिर उसी साल महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध। पलासी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1757 में 23 जून को यह युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें सिराजुद्दौला को हराकर उसकी हत्या करवा दी गई थी। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण यह था कि इसके सेनापति मीर जाफ़र ने के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। मीर जाफ़र को अंग्रेजों ने नवाब बनाने का लालच दे दिया था। यह इतिहास का दूसरे सबसे फेमस युद्ध था, क्योंकि इस विजय के बाद ही ब्रिटिशर्स को राजनीतिक शक्ति भारत में प्राप्त हो गई थी और अब अंग्रेजों ने अगला मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया, जो कि कठपुतली नवाब था। मीर जाफ़र ने 3 साल तक शासन करा था 1757 से 60 तक। ये अंग्रेजों का कठपुतली नवाब था। इसने अंग्रेजों को ही फायदा पहुंचाया था। फिर 1760 में कुछ मतभेद होने के कारण इसे हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया गया।
यह एक वीडियो है। मैं मीर जाफर हूं और मैंने भारत के इतिहास में इस देश को सबसे बड़ा धोखा दिया था। मैंने रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाया और अपनी सेना को लड़ाई न करने का निर्देश दे दिया क्योंकि मुझे सत्ता चाहिए थी। मैंने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को अकेला छोड़ दिया और वो ये युद्ध हार गया। फिर अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद मुझे नवाब तो बना दिया गया, लेकिन मेरी हैसियत एक कठपुतली से ज्यादा नहीं रही। इस तरह फिर मीर कासिम अगला नवाब बन गया, जिसने अभी 3 साल तक शासन करा था, 1760 से 63 तक। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर शिफ्ट कर दिया था। फिर कुछ मतभेद होने के कारण दोबारा से मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर ने फिर से 2 साल तक नवाब बना रहा था। इसी के शासनकाल में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध युद्ध, जिसमें भारत का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का ही पूर्व नवाब मीर कासिम, इन तीनों ने एक साथ मिलकर के ब्रिटिश सेना से युद्ध किया था, जिसमें ब्रिटिश सेना के सेनापति हेक्टर मोन्रो थे और हेक्टर मोन्रो ने इन तीनों को हरा दिया था। इस युद्ध के बाद अगले साल 1765 के अंदर इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, संधि फर्स्ट सेकंड संधि। पहली संधि भारत के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ हुई थी और दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई थी। इलाहाबाद की पहली संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी राजस्व कलेक्ट करने के अधिकार अंग्रेजों को दे दिए गए, यानी एक तरह से कंपनी बंगाल की दीवान बन गई। लेकिन पुलिस और न्यायिक कार्य ये निजाम या नवाब के द्वारा ही किया जाता था, यानी कि निजामत का काम निजाम या नवाब के द्वारा ही किया जाता था। फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि रॉबर्ट क्लाइव ने शुजाउद्दौला के साथ करी, जो अवध का नवाब था। इस संधि के तहत अवध में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की और भारत के रियासतों में रेजिडेंट तैनात करने की किए जाने पर सहमति हुई। रेजिडेंट बेसिकली कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि हुआ करते थे। इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में 1765 से 72 तक लगभग 7 साल तक बंगाल में द्वैध शासन यानी डायरकी या दोहरा शासन लागू कर दिया था। द्वैध शासन यानी डायरकी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व वसूली पर नियंत्रण रखती थी, यानी कि दीवानी वो कर रही थी, जबकि बंगाल के नवाब के पास में प्रशासनिक कार्य था, यानी वो निजामत का काम करता था। लेकिन नवाब के पास में वास्तविक शक्ति नहीं थी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह डायरकी समाप्त कर दी थी। इसी बीच अंतिम नवाब बंगाल के थे नजम-उद-दौला, जो कि मीर जाफर के पुत्र थे। नजम-उद-दौला या निजाम-उद-दौला 2 साल तक नवाब रहा था, 1765 से 66 तक। फिर अगला राज्य हम पढ़ते हैं अवध, यानी कि अयोध्या प्रांत। अयोध्या अवध राज्य के नवाबों को याद करने की ट्रिक है। मुल्क के सफ़र में शुजा आसफ, वजीर की आदत वाजिब है। मुल्क से शहादत खान बुरहान उल मुल्क, सफ़र से सफदरजंग, शुजाउद्दौला, आसफ उद्दौला, वजीर अली, सआदत अली खान और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। तो अवध का प्रथम स्वतंत्र निजाम या नवाब था सआदत खान बुरहान उल मुल्क, 1722 से 39 तक। अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी, यानी अयोध्या जो आज है फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में यही आता है। ये सआदत खान एक शिया मुसलमान था। इसने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। उसके बाद में अगला नवाब था सफदरजंग, 1739 से 54 तक। सफदरजंग का वास्तविक नाम अबुल मंसूर खान था। यह मुगल बादशाह अहमद शाह का वजीर था। अहमद शाह मोहम्मद शाह रंगीला के बाद उसका पुत्र था जो बादशाह बना था। उसके बाद में सफदरजंग का ही पुत्र अगला तीसरा नवाब बना अवध का शुजाउद्दौला, 1754 से 75 के दौरान। और इसी के शासनकाल में ही 1757 में प्रसिद्ध पलासी का युद्ध हुआ था। शुजाउद्दौला ने दिल्ली में सफदरजंग के मकबरे का निर्माण करवाया था, जो कि एक बगीचे के बीच में स्थित है।
ये है सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो शुजाउद्दौला ने उस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की मदद करी थी और इसमें मराठों की हार हुई थी। और इसी के शासनकाल में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1773 और 75 में शुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स से 2 संधियाँ करी थी। 1773 में बनारस की संधि और 1775 में फैजाबाद की संधि वॉरेन हेस्टिंग्स और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जो कि 1772 से 85 के दौरान बना था। फिर अगला अवध का नाम था आसफ उद्दौला, 1775 से 97। इसने राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट करा था और 1784 में इसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण भी करवाया था मुहर्रम मनाने के लिए। ये लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा है। फिर उसके बाद में अगला नवाब था वजीर अली, 1797 से 98 तक। उसके बाद में सादत अली खान फिर से नवाब बना, अगला नवाब 1798 से 1814 तक। 1801 में इसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। फिर बंगाल का अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। 1856 में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी विलय नीति यानी व्यपगत की नीति द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अवध को हड़प लिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन के झूठे आरोप लगा करके इस तरह से अवध को जो है हड़प लिया गया। तो इस कारण से अवध की जनता बहुत क्रोधित हुई थी अंग्रेजों से और अगले ही साल 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें अवध की जनता ने इसी गुस्से के कारण बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसके बाद अगला राज्य हैदराबाद। हैदराबाद का प्रथम स्वतंत्र शासक या निजाम हुआ था निजाम उल मुल्क या चिंगलिज खान। उसने आसफ जहाँ की उपाधि धारण करी थी। पहले यह मुगलों के अधीन दक्कन का वाइसराय था। 1725 में निजाम उल मुल्क ने 1725 में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया और 1748 में इसकी मृत्यु हुई थी। हैदराबाद राज्य ही लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था, क्योंकि इससे पहले बंगाल और अवध राज्य थे। बंगाल राज्य पर तो अधिकार दीवान बनकर के किया था कंपनी ने और अवध को हड़प नीति के तहत हड़पा गया था। इस कारण हैदराबाद ही पहला वह राज्य था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। हैदराबाद का अंतिम निजाम हुआ था उस्मान अली खान, जो 20वीं शताब्दी में यानी 1911 से 48 तक इसने रहा था। यानी कि पहले निजाम उल मुल्क की मृत्यु 1748 के 200 साल बाद 1948 तक भारत के आज़ाद होने के बाद तक ये नवाब रहा था। ये हैदराबाद राज्य अस्तित्व में रहा था। इस तरह से हैदराबाद राज्य का धीरे धीरे अंत हो गया। अगला स्वतंत्र राज्य है जाट राज्य, जो भरतपुर में था। इनके राजाओं के याद करने की ट्रिक है। गोकुल का चूड़ा बदन पर सूरज किरण की तरह चमक रहा है। गोकुल से गोकुल जाट, चूड़ा से चूड़ामन जाट, बदन से बदन सिंह, सूरज से सूरजमल जाट, रण से रणधीर सिंह। गोकुल जाट जाट राजा के प्रथम नेता थे। चूड़ामन जाट प्रथम स्वतंत्र शासक थे। बदन सिंह वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। सूरजमल जाट को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है और रणधीर सिंह जाट राज्य के अंतिम शासक थे। गोकुल जाट 1669 ईस्वी में ये प्रथम नेता थे। इन्होंने औरंगजेब की कट्टर नीतियों का विरोध किया था। फिर 1686 ईस्वी में राजाराम जाट और रामचंद्र जाट दो व्यक्ति थे। उन्होंने अकबर के मकबरे पर आक्रमण किया और बेशकीमती रत्न और पत्थर लूटे। फिर चूड़ामन जाट जो प्रथम स्वतंत्र शासक थे, 1690 से 1721 तक इन्होंने शासन किया था। और चूड़ामन जाट ने 1700 में भरतपुर राज्य की स्थापना की थी और थीम का किला भी बनवाया था।
1722 में सवाई जय सिंह को आगरा की सूबेदारी सौंपी गई थी। उससे कुछ टाइम पहले 1721 में आमेर के शासक जय सिंह ने मुगलों के कहने पर चूड़ामण जाट पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और थीम के किले पर अधिकार कर लिया। चूड़ामण ने अपमानित होकर के आत्महत्या कर ली, यानी 1721 में। याद करने के हिंट के लिए, हार कर अपमानित हुआ था चूड़ामण जाट, यानी चूड़ियाँ पहन ली चूड़ामण जाट ने। अगले शासक थे बदन सिंह, 1721 से 56 तक। जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को ही माना जाता है। बदन सिंह ने डीग, कुम्हेर, वेद और भरतपुर के किलों का निर्माण करवाया। याद करने के हिंट के लिए, इनका बदन अच्छा था, इस कारण इन्होंने 4 किले बनवा दिए थे। बदन सिंह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में हम जानते हैं कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण से मुगलों की पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। बदन सिंह ने इस कारण मथुरा और आगरा पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि वहां पर मुगलों का नियंत्रण कमजोर हो गया था। अगले शासक थे सूरजमल जाट, 1756 से 63 ईस्वी तक। इनको जाटों का अफलातून या प्लाटो भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। फिर जाट राज्य के अंतिम संस्थापक आते हैं रणधीर सिंह। अब 1803 में जैसे अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, उससे 2 साल बाद 1805 में अंग्रेजों ने भरतपुर राज्य पर भी अधिकार कर लिया था। इसके बाद हम अगला राज्य पढ़ते हैं सिख राज्य, जो पंजाब में है। सिख साम्राज्य में कुल 10 सिख गुरु हुए हैं, जो मुगलों के समकालीन थे। इस प्रकार से हैं कि नानक देव, अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। प्रथम गुरु बाबर के समकालीन थे, दूसरे गुरु हुमायूं के समकालीन थे, और दास नाम वाले 2 गुरु अकबर के समकालीन थे, और इनके अकबर से संबंध अच्छे थे। अंतिम 3 गुरु अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। यहाँ पर इन दास नाम वाले दोनों गुरुओं से अकबर के अच्छे संबंध थे। इनके बाद में मुगलों से सिखों की दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी। सिख गुरुओं को याद करने की ट्रिक है, नानक का अंग अमर है रामार्जुन, हरे गोविंद, हरे राम, हरे कृष्ण, जीटीबी गोविंद सिंह। तो ये सभी सिख गुरुओं को याद करने की ट्रिक है। और है कि रामदास, भगवान राम जी 4 भाई थे, इस कारण से रामदास चौथे गुरु थे, ऐसे याद रख सकते हैं। अर्जुन देव, अर्जुन 5 पांडव थे, तो ये अर्जुन 5वें गुरु थे, ऐसे याद रख सकते हैं। हरकिशन भगवान कृष्ण सहित 8 भाई थे, तो 8वें गुरु हरकिशन थे, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर इनका सिख राज्य का घटनाक्रम समझते हैं कि पहले सिख धर्म बना, फिर उनकी अलग लिपि बनी, फिर उनका अलग अपना अलग एक शहर बना, फिर उन्होंने मंदिर बनवाया, फिर उन्होंने ग्रंथ लिखा, और इसे मुगलों को रास नहीं आया। यह घटनाक्रम है याद रखने के लिए। तो सिखों के पहले गुरु हुए गुरु नानक देव, जिनकी उम्र 70 साल रही थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में। याद रखने के लिए, जैसे जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई थी, तो जोधपुर की स्थापना के 10 साल बाद गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब के तलवंडी में नानकाना साहिब है, और जिसका पुराना नाम है राय भोयदी तलवंडी। इनकी मृत्यु पंजाब के ही करतारपुर में हुई थी 1539 में, जो पाकिस्तान में पड़ता है। सिख राज्य से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थान भी हैं, जैसे करतारपुर ये पाकिस्तान में पड़ता है, आनंदपुर पंजाब में है, और यहाँ पर कीरतपुर साहिब और गुरुद्वारा पातालपुर साहिब है पंजाब में है, और हिमाचल प्रदेश के नीचे वाले कोने में पाओटा नामक जगह पड़ती हैं। तो ये कुछ सिख राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है। अब गुरु नानक देव ये सिख धर्म के संस्थापक थे। ये मुगल काल में इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। इनके द्वारा नानक पंथ चलाया गया था, और लंगर प्रथा की शुरुआत भी गुरु नानक देव ने ही करी थी।
संगत और पंगत की जुड़ाव संस्थाएं भी गुरु नानक देव ने ही शुरू करी थी। गुरु नानक देव के शिष्य थे लहना। वो लहना गुरु अंगद देव के नाम से अगले गुरु बने थे। गुरु अंगद देव 1539 से 52 तक ये हुमायूं के समकालीन थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। यहाँ पर याद रखने के लिए जैसे मुख एक अंग होता है, तो गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव ने आरंभ करी थी। फिर नानक द्वारा शुरू की गई लंगर प्रथा को भी इन्होंने नियमित बना दिया था, रेगुलर बना दिया था। अगले तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास 1552 से 74 तक। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी पंजाब के गोविंदवाल में स्थापित की और अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल में जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ गांव दान में दिए थे। अब गुरु अमरदास के दामाद और उत्तराधिकारी थे गुरु रामदास, जो चौथे गुरु बने 1574 से 81 तक। ये भी अकबर के मित्र थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन गिफ्ट में दी थी, जहाँ पर आज का अमृतसर शहर बसा हुआ है। तो इसी पर गुरु रामदास ने ही रामदास नगर शहर बसाया था, इसी ज़मीन पर, जो वर्तमान का अमृतसर है। और अमृतसर शहर की स्थापना पूरी करी थी अगले गुरु गुरु अर्जन देव ने। तो पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव थे 1581 से 1606 तक। इन्होंने मुख्यतः 2 सरोवर बनाए थे, अमृतसर और संतोषसर। और अमृतसर में तालाब में श्री हरमंदिर साहिब यानी जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण करवाया था और अमृतसर की स्थापना को इन्होंने पूरा करवाया था। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्होंने तरन तारण साहिब शहर की स्थापना भी की थी, करतारपुर नगर बसाया था और गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का आदि ग्रंथ है उसकी रचना भी की थी। अब सिखों की मुगलों से दुश्मनी का कारण था गुरु अर्जुन देव मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। तो जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद अर्जुन देव ने की थी। अतः जहांगीर ने 1606 ईस्वी में उन्हें मृत्युदंड दे दिया, लाल किले के सामने सर कलम करवा कर। इससे सिखों और मुगलों में शत्रुता पैदा हो गई। तो यहाँ पर हिंट के लिए जिन गुरु ने ग्रंथ लिखा और जिनको मृत्युदंड दिलवाया गया, जिन गुरु ने ग्रंथ लिखा और जिनको मृत्युदंड दिया गया, वही सच्चा बादशाह कहलाते हैं, वही उन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। और है कि जिन्होंने तालाब बनवाया था उन्होंने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी और तार से तार यानी उन्होंने करतारपुर नगर बसाया था। फिर इनके बाद छठे गुरु आए थे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 तक। अब उन्होंने मुगलों से दुश्मनी के कारण सिखों को योद्धा बनाया और यानी सैनिक संगठन खड़ा किया, अमृतसर की किलाबंदी करवाई और यहीं पर उन्होंने 12 फीट ऊंचे सिंहासन का निर्माण करवाया जो अकाल तख्त कहा जाता है। और गुरु हरगोविंद ने कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर की स्थापना भी की थी। उसके बाद 7वें गुरु आए थे गुरु हरराय 1645 से 61 तक। ये शाहजहां के समकालीन थे और शाहजहां के पुत्र दारा सिकों का इन्होंने समर्थन किया था। गुरु हरराय के 2 पुत्र थे, बड़ा बेटा राम राय, छोटा पुत्र हरकिशन। तो इन्होंने छोटे पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, इससे राम राय नाराज हो गए। तो 8वें गुरु आए थे हरकिशन 1661 से 64 तक। तो ये राम राय ने नाराज होकर के देहरादून में अपनी अलग गद्दी बनाई और उनके फॉलोअर्स राम राय कहलाए। अब 4 साल बाद 64 में चेचक के कारण गुरु हरकिशन की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। फिर सिखों के 9वें गुरु आए थे गुरु तेग बहादुर सिंह 1664 से 75 तक, जो कि गुरु हरगोविंद के पुत्र थे, छठे गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। इन्होंने भी औरंगजेब की नीति का विरोध किया था और इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने 1675 में इनको भी मरवा दिया। फिर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु आए थे गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक। ये 10वें और अंतिम गुरु थे जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। इनका जन्म पटना में हुआ था और पटना में पटना साहिब गुरुद्वारा भी है। और पंजाब में इन्होंने आनंदपुर शहर की स्थापना की थी और हिमाचल प्रदेश में पावटा नामक शहर की स्थापना की थी।
यानी पटना में जन्मे गुरु ने पावटा शहर बसाया। कृष्ण अवतार ग्रंथ की रचना भी की थी। विचित्र नाटक नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। यहाँ पर याद रखने के लिए हिंट है कि अंतिम गुरु ने आत्मकथा लिखी, क्योंकि कथा अंत में ही होती है। फिर गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में पुरुषों को नाम के साथ सिंह और महिलाओं को अपने नाम के साथ कौर लगाने के लिए कहा। सिखों के लिए 5 ककार भी इन्होंने अनिवार्य किए: केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये रखने की अनुमति दी। अब हम जैसे अमृतसर में हम जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी प्रकार पंजाब में ही बैसाखी के दिन ही 13 अप्रैल को यानी 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो वही और यही पंथ आगे चलकर सिख धर्म भी कहलाया था। इनके सेवक थे बंदा बहादुर। इन्होंने अपने सेवक बंदा बहादुर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और खालसा पंथ का नेता बनाया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के अगले साल 1708 में ही महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवा दी गई। फिर पंजाब में कीरतपुर साहिब में सतलुज नदी के तट पर एक गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है, जहाँ पर सिख समुदाय के लोग अपने मृत सदस्य की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए आते हैं। तो याद रखने के लिए हिंट कि पाताल से प्रवाहित करने आते हैं मृत सदस्यों की अस्थियां। फिर अगले जो बंदा बहादुर के बारे में पढ़ते हैं, 1708 से +8, 8 + 8 यानी 1716 तक ये सिखों के प्रथम राजनेता थे। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। आगे चलकर ये माधोदास बैरागी कहलाए थे। गुरु गोविंद सिंह ने इनको नाम दिया बंदा बहादुर, और पंजाब में ये गुरु बकिया यानी गुरु बख्श सिंह के नाम से फेमस हुए थे। पंजाब में प्रथम सिख राज्य की स्थापना भी इन्हीं राजनेता बंदा बहादुर ने करी थी। इन्होंने सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलाए थे, और 1716 में मुगल बादशाह फर्रुख सिर ने इसकी हत्या करवा दी थी। फिर 1748 में कर्पूर सिंह ने सिखों और सिख सेना को पुनः एकजुट किया, दल खालसा के नाम से उनको संगठित किया। अब 1763 से 73 तक पंजाब 12 सिख राज्यों में बंट गया, जिन्हें सिख मिसलें कहा जाता था। उनमें से ही एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल। इस मिसल के मुखिया थे महासिंह। उनके पुत्र हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह, और यही महाराजा रणजीत सिंह स्वतंत्र पंजाब राज्य के प्रथम शासक बने थे और एक महान शासक हुआ करते थे। महाराजा रणजीत सिंह स्वतंत्र पंजाब राज्य के प्रथम शासक। रणजीत यानी कि रणजीते ये एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। शेर-ए पंजाब इनको कहा जाता था। 1792 से 1839 तक 47 साल इन्होंने शासन किया, और 1839 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये शक्तिशाली शासक थे और एकमात्र भारतीय शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की साहिब संधि को स्वीकार नहीं किया था। इनके शासनकाल में 1796 और 97 में अफगान शासक जमान शाह का आक्रमण हुआ था, और 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। फिर 1805 में अमृतसर पर भी अधिकार किया था, और अमृतसर को इन्होंने अपनी आध्यात्मिक राजधानी बनाया। और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, यानी जो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, उसका सुनहरा सौंदर्यीकरण करवाया, गोल्डन प्लग करवाया। फिर 1809 में अमृतसर की संधि हुई। महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के दूत चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। संधि के तहत सतलुज नदी के दक्षिण में अंग्रेजों का और उत्तर में महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार बना रहेगा। फिर उसी साल 1809 में ही अफगान में शाह शुजा नामक से एक व्यक्ति शासक बना, जो कि अहमद शाह अब्दाली का पोता था।
उसे शासक बनाने में महाराजा रणजीत सिंह ने मदद करी थी, और इस मदद से खुश होकर के शाह सुजा ने जो अफगानिस्तान में जो कोहिनूर हीरा था वह महाराजा रणजीत सिंह को भेंट कर दिया। और महाराजा रणजीत सिंह एकमात्र भारतीय शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इतने शक्तिशाली शासक थे। 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी बने थे पहले खड़क सिंह, फिर नौनिहाल सिंह, फिर शेर सिंह और फिर दलीप सिंह। तो महाराजा दलीप सिंह जो कि पंजाब के अंतिम शासक थे, इनके टाइम अंग्रेजों और सिखों के दो युद्ध हुए थे। दोनों में सिखों की हार हुई थी। पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 से 46 के बीच, जिसमें सिख पराजित हुए थे, और दूसरा एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1848 से 49 तक। और फिर इस युद्ध के बाद में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, यानी जो हड़प नीति वाले थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने पंजाब पर अधिकार कर लिया और दलीप सिंह को अपना पेंशनर बना लिया और लंदन भेज दिया। और इन्होंने ही अंग्रेजों ने महाराजा दलीप सिंह के हाथों कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट करवा दिया। इस तरह से पंजाब राज्य का भी अंत हो गया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला राज्य हम पढ़ते हैं मैसूर। 18वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों ने मैसूर पर भी अधिकार कर लिया था। मैसूर के अंदर हैदर अली और टीपू सुल्तान दो शासक हुए थे। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं 1565 में तालीकोटा का युद्ध यानी राक्षसी तांगड़ी का युद्ध होता है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के राज्यों के संघ के बीच में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय हो जाती है और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। उसके बाद दक्षिण भारत में ही 1612 के आसपास मैसूर में वाडियार राजवंश या वोडेयार या वाडियार राजवंश की स्थापना होती है। और उसी राजवंश में 18वीं सदी में एक शासक होता है चिक्का कृष्णराज। उसके दो मंत्री होते हैं नेंजराज और देवराज। नेवराज वित्त मंत्री था और देवराज सेनापति था, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ नेंजराज के हाथों में ही थी। नेंजराज के अधीन एक साधारण सैनिक हैदर अली की नियुक्ति होती है। हैदर अली ही फिर स्वतंत्र मैसूर राज्य का संस्थापक बनता है। 1760 से 82 तक शासन करता है। हैदर अली का जन्म 1722 में होता है और 22 साल ही शासन करता है। कोलार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था, जिनकी मृत्यु 1728 में हुई थी जब हैदर अली 6 साल का था। हैदर अली एक सैनिक के रूप में मैसूर की सेना में शामिल हुआ। 1755 में यानी हैदर अली के शासक बनने से 5 साल पहले नेंजराज ने इसको डिंडीगुल का फौजदार बनाया, और डिंडीगुल के फौजदार रहते हुए हैदर अली ने दो मुख्य काम करे। एक तो खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया, और इसने अपनी सेना में फ्रेंच अधिकारियों की नियुक्ति करी। हैदर अली ने अपनी राजधानी को मैसूर से श्रीरंगपट्टनम शिफ्ट किया, और इसने नेंजराज की हत्या की और 1760 में खुद को मैसूर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया। हैदर अली दक्षिण भारत का एकमात्र शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। अंग्रेजों को मैसूर पर अधिकार करने के लिए 4 युद्ध लड़ने पड़े थे, जो 4 एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाने जाते हैं। और 1782 में उन्हीं दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका पुत्र टीपू सुल्तान अगला शासक बना। टीपू सुल्तान 1782 से 99 तक, इसे शेर मैसूर भी कहा जाता है। 1787 में इसने बादशाह की उपाधि धारण करी। इसने अपने नाम के सिक्के चलाए। ये टीपू सुल्तान ने अपने सिक्के चलाए थे। इसके दरबार में 2 मंत्री हिंदू मंत्री हुआ करते थे, एक पूर्णिया और कृष्णराव। टीपू सुल्तान ने कर्नाटक में ही के आसपास श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत के लिए दान किया था, और यहीं पर शारदा देवी की मूर्ति भी स्थापित करवाई। टीपू सुल्तान फ्रेंच क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था, और ये हम 4 आंग्ल मैसूर संघर्ष पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट वॉर हुआ था 1767 से 69 के बीच। उस टाइम मैसूर का शासक हैदर अली था और बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरस था। हैदर अली इस युद्ध में अंग्रेजों के गढ़ मद्रास तक पहुंच जाता है और अंग्रेज सरेंडर कर देते हैं,
और उसके बाद में 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के साथ यह युद्ध खत्म होता है। फिर 1780 से 84 के बीच में दूसरा युद्ध होता है जिसमें हैदर अली होता है। फिर हैदर अली की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है और फिर टीपू सुल्तान उसका बेटा शासक बनता है। और इस युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो हैदर की मृत्यु जिस युद्ध में हुई थी उस समय हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। और मंगलौर की संधि के साथ यह युद्ध 1784 ईस्वी में खत्म हुआ। फिर तीसरा युद्ध टीपू सुल्तान शासक था, उस समय 1790 से 92 के बीच हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और अंग्रेज टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच जाते हैं और श्रीरंगपट्टनम को चारों ओर से घेर लेते हैं और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही ये युद्ध खत्म होता है। फिर अंतिम युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, यानी कि 18वीं सदी के अंत तक। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड वेलेस्ली इस युद्ध में के टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। मैसूर की सहायक संधि के साथ ये युद्ध खत्म होता है और मैसूर राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता है। याद रखने के लिए, जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि थी तो वेलेस्ली ही इस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस तरह ये दक्षिण का शक्तिशाली राज्य मैसूर भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य भारत में मुगल शासन को खत्म करने में इसका बड़ा योगदान था। हालांकि भारत में यह स्थायी आधिपत्य हासिल बनाने में असफल रहे थे। मराठा राज्य से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे सिंहगढ़ का किला है, तोरण दुर्ग है महाराष्ट्र में ही रायगढ़ का दुर्ग है और इनके आसपास 17 राज्य हुआ करता था। मराठा साम्राज्य में ये प्रमुख शासक हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज इस राज्य के संस्थापक थे। 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। और फिर छत्रपति संभाजी महाराज 1680 से 99 तक 9 साल तक। फिर राजा राम 1699 से 1780 तक 11 साल तक। फिर शिवाजी सेकंड जो मतलब 4 साल की अल्पायु में ही शासक बने थे और उनकी माता ताराबाई उनकी संरक्षक बनी थी। 1700 से 1707 तक इसने राज किया था। फिर छत्रपति साहू महाराज आए, 1707 में शासक बने और जबकि मृत्यु के बाद साहू को कैद करा गया, कैद से मुक्त किया गया। 1707 में शासक बने और 7 के स्क्वायर यानी 49 में इनकी मृत्यु हुई थी। और साहू महाराज के टाइम ही फिर पेशवाई प्रथा शुरू हो गई थी और पहले पेशवा बने थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 20 तक ये इन्होंने शासन किया। फिर 20 साल पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने शासन किया। फिर 21 साल बालाजी बाजीराव ने शासन किया। इसमें पेशवा बाजीराव फर्स्ट सबसे महानतम पेशवा हुए थे। फिर आगे क्रमशः माधवराव फर्स्ट, नारायण राव, माधवराव नारायण और बाजीराव सेकंड ये पेशवा हुआ थे। फिर हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 1627 में हुआ था। शिवाजी के दुश्मन था औरंगजेब और औरंगजेब के पिता था शाहजहां। शाहजहां जब बादशाह बना था 1627 में, उसी साल ही शिवाजी का जन्म हुआ था, याद रखने के लिए। मराठा साम्राज्य की स्थापना इस तरह से औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी और शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था, माता का नाम जीजाबाई था, दादाजी का नाम मालोजी था और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। शिवाजी की प्रारंभिक शिक्षा दादा कौंडदेव से हुई थी, जो कि पिताजी शाहजी भोंसले के मित्र थे। शिवाजी की 3 पत्नियां थी, साईबाई, सोहिराबाई और पुतलीबाई। इसमें से पुतलीबाई अपने पति के साथ सती हुई थी। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को अपनाया था और शिवाजी ने अपने अभियानों की शुरुआत बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध की थी। 1646 में शिवाजी की प्रथम विजय हुई थी, तोरण के किले पर अधिकार किया था। यानी कि याद रखने के लिए टिक है, सबसे पहले तोरण भी था शिवाजी ने। फिर अगले ही साल दूसरी विजय उनकी हुई कोंडन विजय, यानी सिंहगढ़ के किले पर अधिकार कोंडन विजय कहलाता है।
1654 में पुरंदर के किले पर अधिकार किया और 2 साल बाद 56 में जावली पर अधिकार किया और 3 साल बाद शिवाजी ने अफजल खान की हत्या करी थी, जो बीजापुर के सुल्तान का सेनापति हुआ करता था अफजल खान। उसकी हत्या शिवाजी ने करी थी 1659 में। ये शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की। अब इसी बीच शिवाजी का शत्रु हुआ करता था औरंगजेब। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खान ने पूना के किले पर अधिकार कर लिया। तो शिवाजी ने सूरत लूटने से पिछले साल यानी 1663 में शाइस्ता खान पर अटैक कर दिया और उसके पुत्र अब्दुल फतेह खान की हत्या कर दी और इससे शाइस्ता खान भाग गया। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, बनाकर वहाँ भेज दिया, यानी कि इसका ट्रांसफ़र कर दिया। फिर 1664 में शिवाजी ने सूरत की पहली लूट करी थी, जो कि 1 करोड़ की लूट मानी जाती है। अगले ही साल औरंगजेब ने जयसिंह को फिर शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि के तहत शिवाजी को मुगलों के 35 में से 23 किले लौटाने होंगे और मुगल दरबार में पेश होना होगा। संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का बड़ा मनसब भी प्रदान किया जाएगा। फिर जयसिंह ने शिवाजी और संभाजी दोनों को औरंगजेब के दरबार में पेश किया, लेकिन औरंगजेब ने धोखे से दोनों को कैद कर लिया और उन्हें आगरा के जयपुर भवन में कैद रखा गया और कुछ समय बाद दोनों ये फरार हो गए। पुरंदर संधि के 5 साल बाद 1670 में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा और इस लूट के 4 साल बाद 1674 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में। याद रखने के लिए राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। यह राज्याभिषेक वाराणसी के पुरोहित गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था और शिवाजी ने 2 उपाधियां धारण करी, हिंदू बादशाह और छत्रपति महाराज की। इसके 2 साल बाद शिवाजी का अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान, 1676 से 78 के बीच हुआ था और इस अभियान के दौरान शिवाजी ने नौसेना यानी कि नेवी भी तैयार करी थी और उस नेवी का हेड क्वार्टर बनाया मुंबई में कोलाबा में बनाया और उनकी इस नेवी का हेड यानी प्रमुख जो कहलाता था वो दरिया सारंग कहलाता था। तो याद रखने के लिए हिंट, दरिया पानी का ही होता है, तो नेवी यानी पानी की सेना। फिर 1685 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी का मंत्रिमंडल में 8 मंत्री हुआ करते थे और इन्हें अष्टप्रधान के नाम से भी जाना जाता था, जिनमें एक थे पेशवा जो प्रधानमंत्री हुआ करता था, अमात्य यानी पंत या मजुमदार जो राजस्व मंत्री था, सुमंत या दबीर जो विदेश मंत्री था। याद रखने के लिए ट्रिक की सीमा का अंत यानी विदेश मंत्री। फिर वाक्य नवीस सूचना मंत्री हुआ करता। वाक्य यानी कि कोई घटना या किस्सा सुनाना, सूचना देना। सुरू नवीस पत्राचार मंत्री था। सर ए नौबत सैन्य प्रधान था। पंडित राव धार्मिक कार्यों और मामलों का मंत्री था और न्यायाधीश मुख्य न्यायकर्ता था। शिवाजी ने अपने शासनकाल में 2 प्रकार के कर लागू किए थे, एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। चौथ कुल उपज का 1/4 भाग था और सरदेशमुखी कुल आय का 1/10 भाग था और जो कि एक अतिरिक्त कर था। इसके बाद में शिवाजी के पुत्र संभाजी अगले शासक बने। 1680 से 99 तक इन्होंने शासन किया। अब औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था अकबर, उसने विद्रोह किया था और वह संभाजी की शरण में दक्कन की ओर गया। अगले साल 1681 में संभाजी ने अकबर की मदद करी और उससे अगले साल 1682 में फिर औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अभियान चलाया अपना। 1686 में उसने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। इससे मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 19 से बढ़कर 21 हो गई थी। फिर 1699 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दी और उनकी पत्नी यूसुफबाई और पुत्र साहू दोनों को कैद कर लिया। फिर संभाजी के छोटे भाई राजाराम अगले छत्रपति शासक बने। 1699 से 1700 तक 11 साल तक इसने शासन किया। फिर 1700 में औरंगजेब ने इसकी भी हत्या करवा दी।
फिर राजाराम का 4 वर्षीय बेटा शिवाजी सेकंड के नाम से अगला छत्रपति शासक बना, शिवाजी सेकंड। क्योंकि इसकी उम्र छोटी थी इस कारण इसकी माता जी ताराबाई यानी राजाराम की पत्नी ताराबाई ने बागडोर संभाली थी शासन की 1700 से 1707 तक, 7 साल तक। फिर 1707 में जैसे कि औरंगजेब की मृत्यु हुई, शाहू को कैद से मुक्त किया गया और शाहू को फिर अपना शासन पाने के लिए ताराबाई से युद्ध लड़ना पड़ा था। उसी साल 1707 में खेड़ा का युद्ध में ताराबाई को शाहू ने हराया और छत्रपति शाहू महाराज के नाम से अगले फिर छत्रपति शासक बने। 1707 में शासक बने और 7 का स्क्वायर यानी 49 में इनकी मृत्यु हुई थी। शाहू महाराज ने सतारा महाराष्ट्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ से शाहू से सतारा, महाराज से महाराष्ट्र। सतारा महाराष्ट्र को शाहू महाराज ने अपनी राजधानी बनाया और 6 साल बाद ही 1713 में ही शाहू महाराज ने ही पेशवाई प्रथा प्रारंभ कर दी और पेशवाओं की राजधानी पूना थी। पेशवाओं की राजधानी थी पूना और प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक 7 साल तक पेशवा रहे थे और इसी दौरान 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली की संधि करी थी सैयद बंधुओं के साथ। बालाजी विश्वनाथ ने मुगल बादशाह फर्रुखसर को मरवाने में सैयद बंधुओं की मदद करी थी और 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र पेशवा बाजीराव फर्स्ट अगले मराठा पेशवा बने जो कि सबसे महान पेशवा हुए थे। 1720 से 40 तक यानी कि 20 साल इन्होंने शासन किया। 20 में बने 20 साल शासन किया। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को अपनाया था और ये सबसे महानतम पेशवा थे। इन्होंने एक बार 1737 में दिल्ली मुगलों पर आक्रमण करके दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था। ये लड़ाकू पेशवा कहे जाते थे। इन्हें पेशवा बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता था। 1720 में जैसे ये पेशवा बने उसके 4 साल बाद 1724 में सोकर खेड़े का युद्ध लड़ा इन्होंने और इनके साथ निजाम उल मुल्क और इन दोनों ने संयुक्त रूप से मुबारिज खान यानी दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान को हराया। फिर उसके फिर से 4 साल बाद 1728 में पाल खेड़े का युद्ध इन्होंने जीता। निजाम उल मुल्क इस बार उनके खिलाफ था और उसी को इस युद्ध में उसने हराया था। और जैसे 1737 में बाजीराव फर्स्ट ने मुगलों पर आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार किया था और 1740 में बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु हुई। उनके दत्तक पुत्र बालाजी बाजीराव अगले छत्रपति शासक बने। 21 साल इन्होंने शासन किया था 1740 से 61 तक। इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति वाले नाना साहब अलग थे, ये नहीं थे। फिर 1749 में इन्हीं के टाइम साहब की मृत्यु हो गई थी। 1761 में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो दुर्रानी वंश का शासक था उसने मराठाओं को हराया था। तो उस समय मराठों के सेनापति उस युद्ध में थे सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ इस युद्ध में उनके सेनापति थे और इस पराजय के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। 5 राज्य में उनको मराठों को बांट दिया गया। ग्वालियर में सिंधिया थे, इंदौर में होलकर थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे, नागपुर में भोंसले थे और पूना में पेशवा थे। बालाजी बाजीराव के बाद अगले पेशवा बने थे पेशवा माधवराव फर्स्ट 61 से 72, फिर नारायण राव 72 से 73, फिर माधवराव नारायण 74 से 95। अब लगभग पेशवाओं की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और अंतिम पेशवा बने थे बाजीराव सेकंड। इसने 1802 में बेसिर की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र हुआ करते थे नाना साहब यानी धोंदो पंत। वो 1857 संग्राम के क्रांतिकारी थे। फिर अंग्रेजों के मराठों से कुछ संघर्ष हुए थे। आंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 6, 1804 में राजपुर घाट की संधि हुई थी। और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1817 से 18। 1818 में अंग्रेजों ने पूना को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से सभी स्वतंत्र राज्य बंगाल, अवध, हैदराबाद, जाट राज्य, सिख राज्य, मैसूर और मराठा साम्राज्य
सभी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।